जय घोष लगाना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय सबको बोलना है, पूरी जोर के साथ बोलना है। भारत माता की वंदे वंदे। मैं बोलूंगा मातरम मातरम, आपने बोलना वंदे मातरम। मातरम 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 मातरम। सावरकर जी की जयंती है, हम मना रहे हैं। सावरकर के बारे में कुछ बातें अलग अलग भैयाओं ने बताई। मैं भी सावरकर के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं, पर कौन सी बातें बताने का प्रयास करूंगा जिन बातों के बारे में शायद हमने नहीं सुना। इस परिसर में बैठे अधिकांश लोगों ने नहीं सुना होगा। 8वीं 9वीं 10वीं शायद इन्हीं कक्षाओं में सावरकर जब पढ़ते थे तो बाल सावरकर यानी जब छोटे थे, आप जैसे नन्हे मुन्ने थे, उन्होंने एक कविता लिखी। तो अपने आप ही विद्यालय में हम में से कुछ को कविता बोलने का अवसर मिलता है। दूसरों की लिखी हुई कविताएं, स्वरचित कविता उन्होंने लिखी। उस कविता का उन्होंने वाचन किया। पूरे विद्यालय में वो वाचन उनका कविता का चर्चा का विषय बना था। वो कविता भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक परिचय को देने वाली थी, लेकिन उस समय देश में अंग्रेजों का राज था। उस कविता में ब्रिटिश राज के बारे में, अंग्रेजों के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन देशभक्ति पूर्ण ओजपूर्ण ऐसी कविता थी। उसको लेकर के वहां के जो टीचर्स थे वो जरूर नाराज हुए थे कि कहीं अंग्रेजों को पता लग गया तो हमारे स्कूल का क्या होगा। फिर सावरकर कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में भी ऐसी बहुत सारी कविताओं की रचना करते हैं और उस कविताओं की रचना और फिर उनको वाचन करने का अवसर मिलता था तो सुनने वाला देशभक्ति से उत्साह में आ जाता था। उसके कारण सावरकर की बहुत चर्चा हुई। ग्रेजुएशन करने के बाद सावरकर लंदन में बैरिस्टर यानी वकालत करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? आज भी बहुत सारे विद्यार्थी विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। एमबीए करने के लिए जाएंगे, डॉक्टरेट करने के लिए जाएंगे, एमए करने के लिए जाएंगे। क्यों? वहां करके आएंगे तो वहीं सेटल हो जाएंगे, या आने के बाद अच्छी बड़े पैकेज की नौकरी मिलेगी। सावरकर इसलिए लंदन नहीं गए। हमारे देश को जिन्होंने गुलाम बनाया है ऐसा लंदन के अंग्रेजों ने, यूके इंग्लैंड का केंद्र लंदन था, राजधानी, तो उनके गढ़ में जाकर उनको चुनौती देने का काम करूंगा मैं। इसलिए बैरिस्टर की पढ़ाई करना तो बहाना है, मूल भाव तो देश की स्वतंत्रता के लिए उनके गढ़ में उनको चुनौती देना है। बैरिस्टर करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो करने के लिए गए थे वो भी करते हैं। बैरिस्टर जब उनका पूरा होता है तो वहां एक नियम था कि वहां की जो महारानी है उसकी अनुशंसा में एक शपथ लेनी होती है। सावरकर ने कहा कि मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं भारत माता की अनुशंसा में तो शपथ ले सकता हूं, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनकी अनुशंसा में नहीं ले सकता। इसलिए सावरकर को बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त नहीं होती। डिग्री तब प्राप्त होगी जब आप शपथ लेंगे। मैं शपथ नहीं लूंगा तो डिग्री नहीं मिलेगी, बेशक ना मिले। वहां पर रहकर वो क्या क्या करते हैं, 3 प्रकार की बातें, 3 प्रकार के काम करते हैं। एक, वहां पर जो भारतीय विद्यार्थी रहते थे उनको जोड़कर उनके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा जागृत करते हैं। तो स्वयं सब नहीं करते, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। तो एक बड़ा नाम आता है मदन लाल ढींगड़ा। आप में से किस किस ने सुना? मदन लाल ढींगड़ा का नाम सुना है? नहीं सुना। मदन लाल ढींगड़ा पंजाब का रहने वाला था। इंजीनियरिंग करने के लिए लंदन में गया था।
आज के समय में अच्छे बड़े संपन्न परिवारों का व्यक्ति और बिल्कुल जो आधुनिक तरीके से जीवन जीने वाला होता है, ऐसा मदन लाल ढींगड़ा था। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति तो दूर तक उससे कल्पना नहीं हो सकती, लेकिन मदन लाल ढींगड़ा वीर सावरकर के संपर्क में आता है और संपर्क में आने के बाद उसके मन में ऐसी प्रेरणा जागृत होती है, लॉर्ड कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या करता है और बाद में फांसी पर चढ़ करके देश के लिए बलिदान हो जाता है। दूसरा काम किया, 1907 में 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे हुए थे। इन 50वीं वर्षगांठ को अंग्रेजों ने बड़ी धूमधाम से मनाया था। हमारे देश पर अत्याचार किया है, हमारे देश के लोगों को मारा है, और उस वर्षगांठ को वो धूमधाम से मना रहे हैं, तो सावरकर के मन में बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। 1908 में वो एक पैम्पलेट जारी करते हैं। उस पैम्पलेट का शीर्षक था ओ शहीदों। उसमें वो लिखते हैं, ओ शहीदों, 1857 में शुरू हुआ स्वतंत्रता यज्ञ अभी समाप्त नहीं हुआ है। अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए दूसरी 10 मई भी आएगी, क्योंकि 10 मई 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो ओ शहीदों, आप सब हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा भर दो कि हम सब एकजुट होकर के देश के स्वतंत्रता के यज्ञ को अंतिम परिणति तक पहुंचाए। ऐसा एक 2 पेज का पैम्पलेट था। वो पैम्पलेट वहां के अखबारों में बहुत चर्चित हुआ। 1857 जिसको अंग्रेजों ने कहा था कि ये एक सैनिक विद्रोह है, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम प्रयास, ऐसा करके 1857 की क्रांति को उस एक पैम्पलेट ने स्थापित किया। तीसरा काम किया, 1907-08 में इंडिया हाउस लाइब्रेरी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। वहां पर वो बैठ करके बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करते थे। कैसे ग्रंथ? 1857 की क्रांति जब भारत में हो रही थी, उस समय जो अंग्रेज अफसर थे वो वहां कैसा होता था, तो उसको अपनी डायरियों में लिखा करते थे। अंग्रेज सैनिक जो भारत में थे वो अपने घर वालों को पत्र लिखा करते थे। सैनिक जब युद्ध में होता है तो युद्ध के दृश्य को पत्र में लिखता है। ऐसी लगभग अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित 33 पुस्तकों का अध्ययन किया, बहुत सारे पत्रों का अध्ययन किया, और उन अंग्रेजों की पुस्तकों में और उन पत्रों में उन्होंने अपना पक्ष लिखा था कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ और हमने ये किया। लेकिन उस सारे को पढ़ते पढ़ते हमारे देश के क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया, ये सब निकाल कर 1857 प्रथम स्वतंत्रता समर नाम की पुस्तक लिखी। ये जो पुस्तक है लाइब्रेरी में यहाँ होगी, नहीं तो कहीं भी मंगवा दीजिए। ये पुस्तक इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस पुस्तक का भी अपना एक इतिहास है। और ये पुस्तक 1909-10 में प्रकाशित हुई। तब से लेकर देश के स्वतंत्रता तक 1947 तक देश के स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग लगे हुए थे उन सबको प्रेरणा देती रही। भगत सिंह को उस पुस्तक के बारे में पता चला तो भगत सिंह ने कहा, ये पुस्तक मुझे दे दो। कितनी कीमत है इसकी? उस समय उस पुस्तक की कीमत 300 रुपए थी। 1910, 11, 12, 20 के आसपास 300 रुपए, और आज के कितनी मूल्य होगा? भगत सिंह कहता कि मेरे पास 300 रुपए तो नहीं है, आप मुझे एक रात के लिए पुस्तक दे दो, कल सुबह आपको वापस कर दूंगा। तो वो उस ग्रंथ को पूरी रात भर जागकर भगत सिंह ने पढ़ा। उस समय देश के अंग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों के ठिकानों पर छापा मार करके उनको गिरफ्तार किया, तो सभी स्थानों पर 1857 की क्रांति की उस पुस्तक की प्रतियां मिला करती थी। देश की हर भाषा में वो पुस्तक प्रकाशित हुई। तो कुछ पूरा ग्रंथ प्रकाशित हुआ, तो कुछ उस भाषा में चलने वाली
देशभक्ति की जो पत्रिकाएं होती थी उसमें एक एक अंक उसका प्रकाशित होता था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज के भी बहुत सारे सैनिक और अफसर उस पुस्तक के अंश पढ़ा करते थे, ऐसा भी वर्णन आता है। ये तीसरे प्रकार का काम लंदन में किया। अब इतने प्रकार के काम करेंगे तो अंग्रेजों के आंखों में तो किरकिरी लगती है। सावरकर को गिरफ्तार कर लिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अभी एक भैया ने बोला 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी कि बिल्कुल बाहर आना ही नहीं चाहिए सावरकर। वो एक जहाज में उनको ले जाया जाता है फ्रांस के आसपास, वो समुद्र में कूद जाते हैं। समुद्र छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। समुद्र में किस लिए कूदते हैं? तो यहां से मैं भाग जाऊंगा। तो फ्रांस के ही तट पर फ्रांसी सेना उसको गिरफ्तार कर देती है, फिर अंग्रेजों के हवाले करती है। काला पानी की चर्चा आई, मांडले जेल में उनको रखा गया, लेकिन यातनाएं कैसी दी गई आप कल्पना कर सकते हैं क्या? छोटे से कमरे में वो रहते थे। सामान्यतः जो बैरक होती है उसमें सामने भी एक बैरक होती है, इधर भी बैरक होती है, दोनों के दरवाजे आमने सामने होते हैं, इसलिए कि एक दूसरे को देखते रहे। पर सावरकर से इतनी घृणा थी, उनको इतना खतरा मानते थे कि इसको कैसे ना कैसे तोड़ा जाए, मानसिक रूप से कैसे कमजोर हो जाए ताकि यही मर जाए। तो उनकी जो बैरक थी उसके सामने दीवार होती थी कि उनको किसी को देखने को ना मिले। हम एक दिन भी अगर किसी को ना देखें कि कमरे में बंद रहे तो कैसा अनुभव करते हैं, तो वो तो 10 साल जेल में रहे। उनके बैरक की जो पीछे वाली खिड़की थी उससे अगर बाहर देखते थे तो फांसी घर दिखता था, यानी हर सप्ताह किसी न किसी को फांसी होती थी तो वो फांसी भी देखो, यानी और निराशा वाला वातावरण। हम जो तेल उपयोग करते हैं आज तो मशीन से निकलता है, पुराने जमाने में कोल्लू से निकलता था। बीच में एक बड़ा लकड़ी का होता था, उसकी डंडी होती थी, उसमें कोल्लू में बैल जुटता था। लेकिन सावरकर को सजा देने के लिए वहां कोल्लू के बैल में जोता जाता था। एक निश्चित मात्रा में जब तक तेल नहीं निकालोगे तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी। तो कोल्लू के बैल में उसको वो घुमाते थे सारा दिन लग के। फिर इतना ही नहीं तो उनको नारियल देते थे, नारियल को छिलना है, हाथ से छिलना है, कोई आपको औजार नहीं मिलेगा। हाथ को छिलते छिलते उनके हाथ छिल जाते थे। इस सारे के बावजूद भी अपने हृदय में देशभक्ति की ज्वाला उन्होंने जागृत करके दिखी। और इतना ही नहीं, अपनी बैरक की दीवार पर कोयले से, पत्थर से कविता लिखा करते थे। कविता दिमाग में सोचते थे, लिखते थे, फिर उसको कंठस्थ करते थे, फिर मिटा देते थे क्योंकि सीमित जगह। फिर कविता की रचना करते थे, फिर लिखते थे, फिर उसको कंठस्थ करते थे, फिर मिटा देते थे। ऐसा करके उन्होंने हजारों पंक्तियां काव्य की रचना की। 21 में जब वहां से जेल से छूटकर आए तो महाराष्ट्र में जब नजरबंद हुए तो सबसे पहले वो जो हजारों पंक्तियां उन 10 सालों में उन्होंने रचना की थी, उनको कंठस्थ थी, वो सारी की सारी उन्होंने काव्य के रूप में लिखी। जेलर उनसे मिलने के लिए आता है और उनको कहता है, सावरकर तुम्हें 2 जन्म कारावास की सजा मिली है, तो तुम तो यहां से जा ही नहीं सकते। तो कॉन्फिडेंस कितना था? सावरकर कहते हैं कि 2 जन्म कारावास की सजा मुझे तो दी आप लोगों ने, पर क्या इतने साल तक अंग्रेज भारत में रह सकेंगे क्या? इस प्रकार का लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, इतनी कठोर यातनाएं मिलती है, लेकिन अपने देश को स्वतंत्र कराने का वो जो दृढ़ निश्चय है वो कितना बड़ा है कि बदल कर पलट कर वैसा जवाब देते हैं। अपने जीवन में सावरकर ने कुल मिलाकर के 32 रचनाएं की। हम देश के महापुरुषों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हर महापुरुष का अपना एक इतिहास है, तो सावरकर का भी अपना इतिहास है। लेकिन सावरकर के साथ एक बात और जुड़ी हुई है, उनका अपना इतिहास ही नहीं है, केवल उन्होंने इतिहास लिखा भी है। मैंने केवल 1857 के बारे में बोला, उन्होंने मेरा आजीवन कारावास एक पुस्तक लिखी जिसमें
कारावास में रहकर उनके साथ क्या होता था और वहां पर और जो क्रांतिकारी रहते थे उनके साथ क्या होता था, वो सारी घटनाक्रम रखा। दक्षिण में केरल में मोपला विद्रोह हुआ, उसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी है, हिंदुत्व की पुस्तक की चर्चा आई है। ऐसे भारत के इतिहास को दर्शाने वाली बहुत सारी पुस्तकों की रचना उन 32 पुस्तकों में से उन्होंने की है। मांडले जेल में जब थे, उनके बड़े भाई बाबा राव सावरकर वो भी उसी जेल में थे। एक ही जेल में दो भाई रहते हैं, लेकिन 4 साल तक एक दूसरे को मिलने का अवसर भी नहीं होता। तो एक समय मिलते हैं, एक दूसरे को देख करके चेहरे पर प्रसन्नता भी आती है और एक संतोष भी होते हैं। अरे बाबा राव आप यहाँ? हाँ मैं पिछले 4 साल से, इतने साल से हूं, मैं भी पिछले 4 साल से हूं। एक ही जेल के परिसर में है, लेकिन आपस में मिलने का अवसर नहीं होता। 4 भाई थे, 4 भाइयों में से केवल एक बाबा, उनकी संतान थी सावरकर की, उसका भी देहांत हो जाता है बीमारी के कारण से। नासिक में जब बाद में चारों भाई मिलते हैं, तो चारों भाई कितने वर्ष के बाद मिले होंगे? 10-15 वर्ष के बाद वो परिवार एकत्र हुआ था। सारे के सारे स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं लगे हुए थे। तो उनके जीवन की कुछ बातें मैंने कही हैं। हम सब अपने यहाँ पुस्तकालय में साहित्य होगा, उनके बारे में जानने का प्रयास करें। मैंने कुछ बातें जो आपको शायद नहीं पता होगी आपके सामने रखने का प्रयास किया। मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है, मुझे लगता है कि वो मात्र 5-10% ही है। उनका जीवन बहुत बड़ा है और उनके द्वारा लिखा गया साहित्य भी 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, केवल वो एक पुस्तक ही अगर उसकी झलक ले लेते हैं तो अपने को ध्यान में आएगा कि देशभक्ति के नाते, राष्ट्रभक्ति के नाते इनसे बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता। इतने सारे क्रांतिकारियों की प्रेरणा रहे सावरकर, इसलिए उनको क्रांतिकारियों का विषम पितामह भी ऐसी संज्ञा दी जाती है इतिहास के अंदर। तो सावरकर की जयंती हम मना रहे हैं। देश के लिए उन्होंने इतना सब किया, उसके बारे में हम जाने। दूसरा, हम विद्यार्थी हैं, अपने अध्ययन काल में हैं। उन्होंने भी अध्ययन किया था। अध्ययन काल के दौरान हमें भी बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता रहती है, वो भी उनके जीवन से जुड़ी हुई है। दृढ़ निश्चय का भाव है, नई रचना करने का भाव है, विपरीत परिस्थिति में भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना उसका भाव है, कंठस्थ करना स्मृति शक्ति कितनी बड़ी है उसका भी अपना भाव है, दूसरों को स्वयं प्रेरित नहीं होना तो साथ में दूसरों को भी प्रेरित करना, ये भी उनके जीवन में है। हम उनके जीवन से ऐसी कुछ बातें अपने इस अध्ययन काल में सीख सकते हैं। इतना कहकर मैं अपना विषय समाप्त करूंगा। धन्यवाद।